अस्सलाम वालेकुम। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की ऑनलाइन लैब जो है आज हम करेंगे, तो उसे हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की लैब एक अच्छी बात से शुरू करते हैं। लैब 1 हम पहले कर चुके हैं, लैब 1 और लैब 2, क्योंकि 2 वीक हमारी क्लासेस हुई थी। तो इन 2 लैब्स में हमने जो डिस्कस किया है उसे हम आगे दोबारा से डिस्कस करेंगे। टू स्टडी द टाइप ऑफ फॉल्ट एज वेल एज टाइप्स ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन डिवाइसेस ऑल्सो गो थ्रू द सेफ्टी रूल्स टू बी ऑब्जर्व इन द लेबॉर्ट्री। ऑब्जेक्टिव है आज की लैब का टू स्टडी द टाइप्स ऑफ फॉल्ट एंड द टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को जो प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती हैं, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। बेसिक थ्योरी जो इसकी है वो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है हमारी बेसिक सोर्स है, जो कि हमें किसी भी यूटिलिटी कंपनी से मिलती है। यूटिलिटी कंपनी जिस तरह के इलेक्ट्रिक है, हेस्को, हेपको, पेपको, आइसको वगैरह, ये हमें अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और इन पावर सप्लाई को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए से हमारी रिलायबल और एफिशिएंट पावर सप्लाई हम तक पहुंचती है। अब ये पावर सप्लाई रिलायबल रहे उसके लिए हमें प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस अलग अलग कैटेगरी की इस्तेमाल करनी होती, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फॉल्ट, एबनॉर्मल कंडीशंस, इक्विपमेंट फेलियर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स, इन सब को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डिवाइस को प्रिवेंट करते हैं, लोड को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम फॉल्ट्स और इक्विपमेंट्स को। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। फॉल्ट्स के जो कॉजेज़ होते हैं वो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। इक्विपमेंट डैमेजेस एंड इवन कॉज डेथ ऑफ ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बर्ड्स हमारे या इस ह्यूमंस, एनिमल्स वगैरह हमारी पावर सप्लाई लाइफ लाइन्स के दरमियान आ जाते हैं, जिसके नतीजे में पावर सप्लाई उससे मुतासर होती है और हमें पावर सप्लाई को इंटरप्शन का सामना करना पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट जो हमारे होते हैं, आज हम इनकी बात करेंगे। तो इस पर हम बात करते हैं कि फॉल्ट्स जो हमारे होते हैं, ये लैब हम पहले कर चुके हैं, इसलिए जस्ट उसका एक ओवरव्यू ही होगा। इन डिटेल एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे इसमें। तो फॉल्ट की जो कैटेगरी है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं। वो हमारे 2 तरीके के हैं, लाइन टू लाइन विद ग्राउंड एंड 3 लाइन्स कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, सो इट विल बिकम असिमेट्रिकल फॉल्ट, जिसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ द फिगर के अंदर, कि अगर तीनों लाइनें एक दूसरे के साथ मिल जाए और वो ग्राउंड हो जाए तो ये लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट कहलाता है। और अगर तीनों लाइनें मिल जाएँ एक दूसरे के साथ, रेड, येलो, ब्लू, तो उसके नतीजे में भी हमारा फॉल्ट अकर हो जाता है। ये हमारे सिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम अपने अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की तरफ। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स जो हमारे होते हैं वो जैसे कि ABC या डायग्राम में दिखाया गया है कि कोई भी एक फेज़ रेड हो, ब्लू हो या येलो हो, अगर वो ग्राउंड हो जाता है तो उसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कहेंगे। दोनों फेजेस अगर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसे फेस टू फेस फॉल्ट कहेंगे, यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट। और अगर फेस टू फेस, लाइन टू लाइन कॉन्टैक्ट मेकिंग विद ग्राउंड हो जाए तो इसे लाइन टू लाइन विद ग्राउंड फॉल्ट कहा जाता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं हमारे वो 2 से 5% तक अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, लेकिन हमारे जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी तकरीबन 65 to 70% अकरेंस की है। यानी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के दरमियान जो परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ फॉल्ट है वो अनसिमेट्रिकल की ज़्यादा है, जबकि सिमेट्रिकल की कम है। कॉजेज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो हमारे हैं वो हम जानते हैं कि जैसे कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में नंबर 1 जो है वेदर कंडीशंस, किस तरीके की हमारी वेदर कंडीशंस होती है, इसके नतीजे में फॉल्ट अकर हो जाता है। वेदर कंडीशन लेट से हमारी स्मोक है बहुत ज़्यादा, जिस तरीके से अभी जो सर्दियाँ गुजरी हैं इसमें इंटीरियर के अंदर जो हमारी NKI ग्रिड से
जामशोरो ग्रिड तक जो लाइन जा रही है, जामशोरो से फर्दर आगे, तो उसके दरमियान उसमें जो है फॉल्ट अगर हुआ था हमारा फॉग के नतीजे में, पाथ क्रिएट हो जाता है लाइन टू लाइन, और वो वेदर कंडीशन की बुनियाद पे हमारा फॉल्ट अगर होता है, जिससे पावर सप्लाई आपकी अनइंटरप्ट हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, सॉरी। सेकेंड जो हमारा कॉज है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का, वो आपका इक्विपमेंट फेलियर का है। इक्विपमेंट फेलियर बाज़ औक़ात जो इक्विपमेंट काम कर रहा है उसको इंटरप्ट होना चाहिए था, वो इंटरप्ट नहीं हुआ, या फिर सर्किट ब्रेकर है वो अगर ऑफ होना चाहिए था या ऑन होना चाहिए था एज रिक्वायर्ड, वो नहीं ऑपरेट हुआ, तो उसके नतीजे में आपका फॉल्ट अगर हो जाता है, जिसमें आपकी मोटर्स होती हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं, स्विचेस डिवाइस, ख़ासतौर पर स्विच गियर्स के इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर ये अपने नॉर्मल कंडीशंस पे ऑपरेट ना करे, एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करे, तो इक्विपमेंट फेलियर होगा और उसके नतीजे में फॉल्ट अगर हो जाएगा। ह्यूमन एरर, अगर इंसानी गलती की बुनियाद पे बाज़ औक़ात फॉल्ट अगर हो जाते हैं जो कि हादसात का बाइस बनते हैं। स्मोक और फायर के नतीजे में भी फॉल्ट अगर हो जाते हैं। एयर आयनाइजेशन अगर हो जाती है, जिस तरीके से हमारी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो एयर आयनाइज हो रही होती है तो चैटरिंग की आवाज़ आ रही होती है नॉर्मली कुछ ट्रांसमिशन लाइन जो कि हाई वोल्टेज होते हैं उसके इर्द गिर्द, ओवरहेड लाइन पे अक्सर आपको ये चीज़ नज़र आएगी भी। इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, अब ये फॉल्ट तो अगर हो जाते हैं लेट से, लेकिन इनके नतीजे में जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। फॉल्ट के नतीजे में ओवर करंट फ्लो होता है आपका। ओवर करंट जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो किलो और मेगा ऑफ एम्पेयर के अंदर होता है, और इसके नतीजे में हार्मफुल अमाउंट ऑफ करंट, फॉल्ट करंट अगर होता है उसे शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। डेंजर टू ऑपरेटिंग पर्सनल, अब ये चीज़ भी अगर इसमें होती है कि अगर हम अपना फॉल्ट अगर हमारा हो जाए तो वो किसी पर्सन के लिए पर्सनल वो डेंजर हो जाता है उसके लिए। लॉस ऑफ इक्विपमेंट अगर हमारा हो जाए कि इक्विपमेंट जो हम डील कर रहे हैं वो ख़राब हो जाता है उसके नतीजे में। डिस्टर्ब्स इंटरकनेक्टेड एक्टिव डिवाइस सर्किट्स, अब लेट से अगर एक हमारे इंटरकनेक्टेड अगर सिस्टम है तो इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर किसी एक सिस्टम में फॉल्ट अगर हो गया तो बाकी जो उससे इंटरकनेक्ट होंगे डिवाइसेस वो भी उससे काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएंगे, उन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा। जो डिस्टर्बिंग पार्ट है हमारा फेलियर इक्विपमेंट है उसे रिपेयर करना होगा, एंड देन हमारा इक्विपमेंट सही तरीके से सिस्टम काम करेगा। तो इंटरकनेक्ट सिस्टम के अंदर भी डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं फॉल्ट के अकरेंस के नतीजे में। इलेक्ट्रिकल फायर्स ये तो एक बड़ा बाइस है आपका इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के रिजल्ट के तौर पे। फॉल्ट लिमिटिंग डिवाइसेस की अगर हम बात करें एंड देयर क्वांटिटीज़, तो फॉल्ट लिमिटिंग को कौन कौन सी चीज़ें कम कर सकती हैं, ख़ास तौर पे जब हम कोई इक्विपमेंट सेफ्टी के तौर पे ले रहे होते हैं प्रोटेक्शन का, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, जिनमें सबसे पहली चीज़ होती है उसकी सिलेक्टिविटी के किस रेटिंग का लिया जा रहा है, किस क्वालिटी का लिया जा रहा है, रेटिंग क्या है उसकी, वगैरह वगैरह चीज़ें सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। मटेरियल कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, तो वो सिलेक्टिविटी ऑफ दी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड जो आपकी है, स्पीड से मुराद ये है कि फॉल्ट जज करने की, फॉल्ट को अपने ऊपर सेंस करने की उसकी स्पीड कितनी की, फॉल्ट अगर हुआ और उसको सेंस करके रिले ऑपरेट करवानी है, ब्रेकर ऑपरेट करवानी है, तो उसके नतीजे में स्पीड जो है आपकी डिवाइसेस की जो आपने इस्तेमाल की हैं वो बेहतर होनी चाहिए। सेंसिटिविटी की जो कि नंबर 3 उसकी बात करें हम, तो सेंसिटिव इक्विपमेंट होना चाहिए। सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर फॉल्ट अगर हो जाए तो उसे मोर सेंसिटिव होना चाहिए फॉल्ट की अकरेंस के दौरान। दैट मीन्स कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ही वो मोर सेंसिटिव होगा। लेकिन जो हमारी डिवाइसेस हाई वोल्टेज हाई एम्पीयर रेटिंग में होती हैं तो वो तकरीबन कहा जाता है कि लेस सेंसिटिव है, लेकिन उसके लिए अगर अच्छा ब्रांड इस्तेमाल कर लिया जाए तो सेंसिटिविटी आपकी बेहतर हो जाएगी। रिलायबिलिटी ये भी ब्रांड के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सी सिलेक्टिविटी रिलायबिलिटी का ले रहे हैं ब्रांड, तो ही वो ज़्यादा रिलायबल भी साबित होगा। सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो आपका इक्विपमेंट जो प्रोटेक्शन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिंपल होगा, तभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा डील करने के लिहाज से, और दीगर फंक्शनैलिटी को एक साथ नहीं जज करेगा, सिर्फ सिंगल फंक्शनैलिटी को ही डील कर सकेगा, और वो सिंपल इक्विपमेंट में ही हो सकती है। इकोनॉमिकल होना चाहिए जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं,
अपनी पावर अप्लायंसेस के लिए, चाहे वो जनरेटर हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन का एस्पेक्ट हो, उसके लिए आपने इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस को ढूंढना है। और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस को कहते हैं हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, जो कि क्वालिटी वाइज, रिलायबिलिटी वाइज बेहतर सॉल्यूशन, बेहतर इक्विपमेंट और इकोनॉमिकल फेजेस के हिसाब से हो। टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो हैं वो आपकी, जैसे कि हम जानते भी हैं, स्विचेस होते हैं, फ्यूजेस होते हैं, सर्किट ब्रेकर होते हैं और रिलेज होते हैं। अगर इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि जो आपके स्विचेस होते हैं, ये टोटल कैटेगरी जो इसकी मेन ब्रांच बनती है वो कहलाते हैं स्विच गियर। स्विच गियर ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जिनके अंदर आपके जनरेशन, ट्रांसमिशन, प्रोटेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के तमाम एस्पेक्ट स्विच गियर के अंदर आ जाते हैं। यानी जनरेशन की साइड के स्विच गियर के इक्विपमेंट क्या होंगे, ट्रांसमिशन के क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन के स्विच गियर के इक्विपमेंट्स क्या होंगे, और उनमें ज़्यादातर मशहूर स्विच, फ्यूज़, सर्किट ब्रेकर और रिलेज हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम। स्विचेस जो होते हैं वो आपके, जैसे यहाँ बताए भी गए हैं कि एयर ब्रेक स्विचेस होते हैं और आइसोलेटर और डिसकनेक्टिंग स्विचेस होते हैं। इन्हें रिक्लोजर भी कहा जाता है। तो एयर ब्रेक स्विच का मतलब ये होता है कि जिस मीडियम के अंदर वो स्विच काम कर रहा है वो एयर का है। ये मीडियम चेंज भी हो सकता है, ऑयल ब्रेक स्विच भी हो सकता है, गैस ब्रेक स्विच भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे इसको हम क्योंकि ओपन एयर में करते हैं तो वो आर्किंग, जो कि रिक्लोजर के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो आर्किंग सारी की सारी एयर में यूटिलाइज हो जाती है और फिज़िकली वो हमें नज़र भी आती है जब आइसोलेटर ऑपरेट कर रहा होता है। इसके ऊपर कोई वीडियो देखना चाहें तो रिक्लोजर आइसोलेटर की ज़रूर देखिएगा, उससे आपको फिज़िकली इलेक्ट्रिसिटी अपैरेंस के तौर पे नज़र भी आएगी। आइसोलेटर और डिस्कनेक्टिंग स्विचेस भी रिक्लोजर और आइसोलेटरी कहलाते हैं, जैसे मैंने बताया। ऑयल ब्रेक स्विच वो होते हैं कि ऑयल के मीडियम के अंदर आपके कॉन्टैक्ट अगर मेक हो और ओपन हो तो ऑयल वहाँ पर अवेलेबिलिटी अपनी एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके नतीजे में आपका जो आर्क क्वेंचिंग होती है उसको रिमूव कर लिया जाता है। इसके नतीजे में तभी आपका जो शॉर्ट सर्किट फायर आर्क मीडियम के अंदर ही यूटिलाइज हो जाता है। इसीलिए हम एयर के मीडियम के बाद ऑयल स्विच को इस्तेमाल करते हैं। और ये स्विच ऑयल के बाद आपका गैस में भी आता है। गैस आपकी, आप जानते हैं कि वो SF6 इस्तेमाल करते हैं और उससे लेस वोल्टेज की जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, जो कि गैस स्विचेस कहलाते हैं ऑयल स्विचेस के बाद। नाउ फ्यूज़ेस के ऊपर हम आते हैं। तो फ्यूज़ जो आपके होते हैं वो आप देख ही रहे होंगे, जिस तरह की ये ग्लास बेस स्विच होते हैं। ग्लास बेस स्विचेस के बाद ये सेरेमिक के फ्यूज़ेस होते हैं, और फ्यूज़ HRC फ्यूज़ेस भी होते हैं, नाइफ ब्लेड फ्यूज़ेस जिस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट भी हैं ये। तो ये फ्यूज़ विद लिंक कहलाते हैं, जो कि इस्तेमाल होते हैं, और ये हाई एम्पेयर हाई वोल्टेज के रेटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। सर्किट ब्रेकर्स की हम बात करते हैं। सर्किट ब्रेकर का हमने डिटेल एनालिसिस वीडियो में भी किया है, वैसे तकरीबन सब लोग जानते भी हैं। जो सर्किट एनालिसिस सर्किट ब्रेकर के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बेसिक सीरीज़ सर्किट ब्रेकर की इस्तेमाल होती है वो MCB की होती है, और उसके बाद जो सीरीज़ है वो MCCB की आती है। MCCB के बाद एयर सर्किट ब्रेकर आता है, ACB कहते हैं इसे। एयर सर्किट ब्रेकर के बाद जनाब ऑयल सर्किट ब्रेकर आता है। इस एयर सर्किट ब्रेकर के बाद एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी एक है ऑयल सर्किट ब्रेकर से पहले, और ऑयल सर्किट ब्रेकर के बाद जो है आपका गैस सर्किट ब्रेकर है। हाँ, ऑयल सर्किट ब्रेकर के बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बाद गैस सर्किट ब्रेकर आता है। गैस सर्किट ब्रेकर में आपकी दो गैसेस इस्तेमाल होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और SF6, सोडियम SF6 कहते हैं उसको, हेक्सा सल्फर फ्लोराइड करके शायद कुछ नाम है इसका। अच्छा जी, सर्किट ब्रेकर को चूज़ करने के हमारे दो यहाँ पे तरीके बताए गए हैं कि सबसे पहले तो सर्किट ब्रेकर की हाई रेजिस्टेंस मेथड, उसका आप चेक करेंगे। इसकी डिटेल एनालिसिस भी है, मैं थ्योरी में डिस्कस करूँगा ये कि हाई रेजिस्टेंस मेथड क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन है, इसके फॉर्मूले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं,
जो कि हम वक्त आने पे कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल हाई रेजिस्टेंस मेथड के अंदर जो कैटेगरी आती है वो लेंथन द आर्क आती है, कूलिंग द आर्क आती है, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द आर्क आती है और स्प्लिटिंग द आर्क। इन 4 कैटेगरी के ऊपर हाई रेजिस्टेंस मेथड बेस करता है सर्किट ब्रेकर की कैटेगरी का। इसके बाद लो रेजिस्टेंस और करंट ज़ीरो मेथड आता है, जिसके अंदर हम कैटेगरी वाइज जो सर्किट ब्रेकर को इस्तेमाल करते हैं वो आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होते हैं जिस तरह मैंने जिक्र भी किया था, और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होते हैं। ये यहाँ पे दिखाया भी गया है लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो क्या LV लो वोल्टेज का है, 4 पोल का है और MCB है। ये आप अगर देख रहे हो तो ये एयर सर्किट ब्रेकर है, ये काफ़ी बड़ा होता है और भारी भी काफ़ी होता है, ये लो वोल्टेज में ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, गैस सर्किट ब्रेकर, ये सारे के सारे हाई वोल्टेजेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ये दोनों लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हैं, MCB, MCB और एयर सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और गैस सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल होते हैं हाई वोल्टेजेस के अंदर। रिले की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो रिले की जो कैटेगरी होती है ये हम डिस्कस भी कर रहे हैं थ्योरी के अंदर। रिले आपकी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रिले। इंडक्शन रिले को हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है ओवर करंट रिले के लेक्चर के अंदर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले जो होती है ये नॉर्मली रिले हमारी कहलाती हैं, जो कि रिले के अंदर जो कॉइल होती है उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और कॉन्टैक्ट मैग्नेट के नतीजे में एक से दूसरे पे कनेक्ट होता है, और इसीलिए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन रिले कहते हैं। अच्छा जी, तो इसको आगे कंटिन्यू करें। इन टाइप्स की जो रिले हैं इन्हें इंडक्शन टाइप ऑफ ओवर करंट रिले ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इंडक्शन टाइप रिवर्स पावर रिले ये ट्रेनर में भी हमारे अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल पावर प्रोटेक्शन रिले में। और डिस्टेंस रिले होपफुली ये मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया है। डिफरेंशियल रिले जो है ये भी मैंने असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है और आने वाला लेक्चर डिफरेंशियल रिले के ऊपर होगा भी। और ट्रांसले स्कीम फर्दर ये आगे भी रिले की स्कीम में इस्तेमाल होती हैं प्रोटेक्शन स्कीम के अंदर। फर्दर सेफ्टी किसी भी लैब का एक अहम हिस्सा होता है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सेफ्टी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस होते हैं, रूल होते हैं, वो हम सबको पता होने चाहिए। कि जिस तरह आप देख भी रहे होंगे कि ये डेंजर साइन वगैरह हमने तकरीबन अपने ट्रेनर्स के ऊपर लगाया हुआ भी है, और लास्ट लैब में हमने फायर एक्सटिंग्विशर जो आप लोगों से इंट्रैक्शन हुई थी तो उसमें हमने उस इंट्रैक्शन में डिस्कस किया था कि फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, और उसके ऊपर छोटी मोटी डिस्कशन की थी। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, टाइप्स के होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। और सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी रूल्स बताने का मकसद यही है कि आप बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमें सेफ्टी से अवेयर होना ज़रूरी है, और अगर सेफ्टी हज़ार्ड्स कभी हो जाए तो हमें किस तरीके से प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करना है, उसके SOPs क्या होते हैं, ये हमने लैब में डिटेल डिस्कस करे हैं। बाकी डिटेल आपके सामने भी है, लैब मैनुअल शेयर हो गया है। तो अब हम एक्सरसाइजेस के ऊपर आते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन द टाइप्स ऑफ फॉल्ट दैट अकर इन जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन्स। ये हमें बताना है यहाँ पे लिस्ट द टाइप्स ऑफ रेटिंग ऑफ फ्यूज़, रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर यूज इन योर होम्स। जो इस्तेमाल होते हैं फ्यूज़, रिले, सर्किट ब्रेकर वो बताने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर बताना है यहाँ पे। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शंस बताने हैं यहाँ पे कि प्राइमरी प्रोटेक्शंस क्या होते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन उनके बाद क्या होते हैं। What will be your response when any person in this lab need first aid? तो आप क्या कर सकेंगे उसके लिए, ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है और लैब 1 में डिस्कस पहले हो भी चुका है। तो what will be your response when any person need a first aid in your lab in front of you? तो what will be happen at that time? So why we need ground in any power system? हम पावर सिस्टम के अंदर ग्राउंड को इस्तेमाल क्यों करते हैं इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 जो है वाई ह्यूमन गेट शॉक बाय इलेक्ट्रिसिटी। हमें शॉक क्यों लगता है इलेक्ट्रिसिटी से, जो हम लाइव कॉन्टैक्ट या कंडक्टर को इन टच आ जाते हैं तो हम क्यों शॉक के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसका जवाब आपको देना है। ये भी एक पुराना सवाल है। इसके बाद हम लैब रिपोर्ट पर अगर हम बात करें तो लैब रिपोर्ट में आज के लैब में आपने जो सीखा है, वैसे तो ये रिवाइज़ हुई है, पहले कर चुके हैं 2 लैब्स, अब नेक्स्ट लैब भी हम कर चुके हैं, उसको दोबारा से करेंगे। तो इसके बारे में लिखें
कि आपने इस लैब में क्या सीखा, कंप्लीट इसको फिल करिएगा। और कोई क्वेश्चन किसी का लैब से रिगार्डिंग या कोर्स से रिगार्डिंग है तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे मेल एड्रेस के ऊपर, जो कि adilkhanpakistan@gmail.com है और adil.khan@hamdard.edu.pk है। इसके अलावा मोहम्मद कासिम और अहमद फ़ारूकी से भी आप अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स डिस्कस कर सकते हैं। वो आपकी डिस्कशन मुझ तक कम्युनिकेट कर देंगे। और आज के लिए आपको हम यहाँ ख़त्म करते हैं आखिर की इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हमें हर किस्म की बलाओं से महफूज रखे, हर किस्म की आफात से महफूज रखे। अपना और अपने घर वालों का, गिरदो नमा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट जो लैब है वो लैब 2 हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए कोशिश करें अगर आप उसको पहले से ही पढ़ लें तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।